नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश भर में हाल ही में हुए जेनजी और युवाओं के प्रदर्शनों ने एक बड़ा संकेत दिया है कि वो ज्यादती के आगे झुकेंगे नहीं और अपने हक के लिए लड़ जाएंगे। बड़ा आंदोलन चाहे जंतर मंतर का रहा हो या झारखंड में प्रदर्शन का, दोनों ही जगह सरकार को जेनजी की बात माननी पड़ी। जेनजी ने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई है, उसने सरकार को आगामी समय के लिए एक नई रणनीति पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया है और ऐसा प्रदर्शन के बाद आ रही माननीयों की प्रतिक्रिया से साफ पता चलता है। जेनजी को पहले बुरा भला बोलने वाले माननीय अब उन्हें देश का भविष्य बता रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जेनजी आगामी चुनाव में क्या एक बड़ा फैक्टर होगा। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में जेनजी के दो बड़े प्रदर्शन हाल ही में खत्म हुए हैं। इन दोनों प्रदर्शनों में फायरिंग, लाठीचार्ज और पुलिस के रवैये को लेकर विपक्ष ने संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरा भी था। दरअसल प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर गोली चलने के आदेश को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था। विपक्ष ने सदन में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देने की मांग की थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन जेनजी के आंदोलन को अराजकता कहने वाले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अब कहा कि जेनजी हमारे बच्चे हैं, उनसे बातचीत जरूरी है। लेकिन सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके आप कार्यकर्ता है, छात्र नेता कैसे बन गए? रिजिजू ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत छोड़िए सीरियस इंजरी तक नहीं होने दिया और यहाँ गोली चलने का बात करते रहते हैं। अरे गोली चल के हजारों तो कांग्रेस के समय में मरे हैं, मौत नहीं हुआ ना, तो तारीफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पुलिस को? पुलिस भी अपने सुरक्षा के लिए है। इतना शांतिपूर्वक पुलिस ने सारा मेंटेनेंस किया और पुलिस को ही गाली दे रहे हैं। कनेक्ट करने में कमी नहीं है, अपने ही बच्चे हैं। आप लोग ये जेनजी बोल के उकसाते रहते हैं, मत उकसाइए, ये अपने बच्चे हैं। आप उकसाते रहेंगे कि तुम जो चाहे तुम मांगते रहो। ये तो मैच्योर होने में टाइम लगेगा, उनके बात भी सुनना है और उसको समझाना भी है। डायलॉग होते रहना चाहिए। देखिए, एक तो स्टूडेंट का जो कंसर्न है वो तो सही है, लेकिन ये आम आदमी और ये लोग पूरा हाईजैक करने का कोशिश किए तो ठीक नहीं है ना। ये जो अभिजीत दीपके है वो हमारे अपने लड़के हैं, महाराष्ट्र से, बौद्ध है, अपने लड़के हैं, लेकिन वो तो आम आदमी का कार्यकर्ता है, वो स्टूडेंट कैसे हो गया? लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जब हार जाते हैं तो किसी के आड़ में बच्चों के नाम से अपना राजनीतिक रोटियां सेकने का कोशिश करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। कि समस्याएं इतनी ज्यादा हैं, आपके सामने सॉल्यूशंस होने चाहिए, बजाय उसके आप इस तरह की उलझुल बातें करें। इस देश के युवाओं को, इस देश के जेनजी को, ऑपोजिशन को इस तरह के अपशब्द कहना, इसका जवाब आपको इस देश का युवा देगा। थोड़ा बहुत उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया, अभी और देगा। ज्यादा खुशी इस बात की है कि जब आंदोलन खत्म हुआ तो वहां पर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे वही छात्र लगा रहे थे। ये भरोसा, ये विश्वास, ये यकीन राहुल गांधी की कमाई है, ये उनका कमाया हुआ है। किरण रिजिजू के साथ ही जेनजी को लेकर तमाम प्रतिक्रियाओं ने जोर पकड़ा है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, सीजेपी का संसद मार्च गैर कानूनी था। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में कई हिस्ट्री शीटर भी आ गए थे, जिन्होंने बैरिकेड तोड़े और पुलिस से मारपीट की, जिससे प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। हालात संभालने के लिए बल प्रयोग किया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया। वहीं सीवान के जेपी चौक पर बिहार बंद के दौरान हुई फायरिंग केस में बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि भीड़ में से एक सिपाही ने आत्मरक्षा में AK-47 से हवा में 4 राउंड गोलियां चलाई थी। इस मामले में आरोपी सिपाही अभिषेक कुमार को निलंबित कर दिया गया है और 3 FIR दर्ज कर 100 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। जी, उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। क्या सर उनके द्वारा बिना आदेश के गोली चलाया गया था क्या? जी, उनको आदेश नहीं था, उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में एसपी साहब ने बताया, वो कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए। इधर झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और धांधली के खिलाफ जेनजी का लगभग प्रदर्शन 24 दिनों तक चला। छात्रों के भारी दबाव और सरकार के साथ कई दौर की बैठकों के बाद आंदोलनकारी युवाओं की मांग पर सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए और परीक्षाएं रद्द कर दी गयी, जबकि 12 साल में हुई परीक्षाओं की जाँच की बात भी मान ली है। इससे छात्र आंदोलन को जेनजी की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।
कि विगत दिनों से हमारे जो नौजवान जयपाल सिंह स्टेडियम में अलग अलग खेमों में बैठ कर के अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। रिफॉर्म्स में निश्चित रूप से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आगे सरकार काम करेगी। पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है, हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। झारखंड के स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहते हैं, उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। सारे झारखंड के छात्र जो इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, पीसफुल तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने सरकार से अपनी मांगे मनवा ली। उनको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार ने अपना पीठ थपथपा रही है। सरकार ये कह रही है कि भाई हम एग्जाम को रद्द करेंगे। एग्जाम को रद्द करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता और इसीलिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है इस प्रारंभ से कि पूरे मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए। कि इतनी बड़ी खुशी है, लेकिन हमारे जो मूल मांगे है अभी भी बचा हुआ है। सीबीआई जांच की मांग अभी भी बचा हुआ है और 11 to 13 जेपीएससी जो है उसको अभी भी रद्द नहीं किया गया है भैया। तो हम लोग को खुशी तो है, लेकिन जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी अभी भी नहीं है। जी, मैं अभी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि जिस तरह से हम लोग के पक्ष में प्रदर्शन सुनाया है, मैं उन्हें पूरे झारखंड युवाओं की तरफ से मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ, मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को। और मुझे अभी भी उम्मीद है कि जो हम लोग को सीबीआई जांच मांग है वो सरकार बहुत जल्द सुनेगी और हम लोग जब तक सीबीआई जांच मांग हम लोग नहीं मानी जाती तो हम लोग भूखे बैठे रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच जेनजी को लेकर लोगों की राय भी बदल रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में भारत के युवाओं और जेनजी को देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड बताया। उन्होंने कहा कि अगर युवाओं को सही तरीके से तैयार और प्रशिक्षित किया जाए तो वे देश के लिए बड़ी संपत्ति बन सकते हैं। इधर योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बच्चों का भविष्य बचाना है। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन जरूरी है। युवा पीढ़ी उनके साथ मुझे संवाद करने के लिए बताया है। वास्तव में प्रसंग तो सबके संवाद के लिए है, परंतु युवा पीढ़ी के लिए इसलिए भारत में ऐसा मानते हैं कि वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो आगे चल के इस युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए भी जैसे आज के लोगों ने विचार करना है, वैसे युवा पीढ़ी को अपने अगले पीढ़ी के लिए भी विचार करके चलना पड़ेगा। सत्ता तंत्र की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझता हूं। तो सत्ता तंत्र की जिम्मेदारी है शिक्षा तंत्र में भी कोई गड़बड़ी ना हो, चिकित्सा तंत्र में भी कोई गड़बड़ी ना हो। यही लोकतंत्र का सही मायना है, ये इस समय का तकाजा है और तभी हम 2047 तक विकसित भारत बना पाएंगे। बहरहाल देश भर में हाल ही में हुए जेनजी और युवाओं के प्रदर्शनों ने साफ संकेत दिया है कि नई पीढ़ी शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बेरोजगारी और करियर को लेकर गहरी असंतुष्टि और गुस्से में है। ये आंदोलन केवल पारंपरिक राजनीतिक विरोध न होकर मीम्स, सोशल मीडिया और अनोखे तरीके से अधिकारों की मांग करने वाला एक नया और मुखर रूप बनकर उभरा है, जो अब इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। युवाओं के इस दबाव और मुखरता ने राजनीतिक दलों और हुक्मरानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो युवाओं की प्राथमिकताओं और रोजगार के मुद्दों को अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो जितनी भी सरकार हैं उनको जेनजी की एक चेतावनी है। जिस तरह के सिनेरियो हमारे और आपके सामने पिछले कुछ दिनों में आए हैं, और चेतावनी यही है कि यदि मुद्दों को नज़रअंदाज किया तो आपको काफ़ी भारी पड़ जाएगा। अब चाहे जंतर मंतर की बात कर लीजिए या फिर आप झारखंड की बात कर लीजिए, दोनों ही जगह पे हमने देखा कि सरकार को छात्रों की मांगों को मानना पड़ा। जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट इन्होंने किया, अपने हक के लिए ये आगे आए। गलत भी नहीं था, अपनी बात को रखने के लिए, अपनी तकलीफों को रखने के लिए यदि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस प्रोटेस्ट को लेके जो कुछ भी हुआ और जो माननीयों की प्रतिक्रिया अब आई है, जो दिल्ली पुलिस पर सवाल लगे थे उसको भी लेके मामला कोर्ट में है और वहां से सब तमाम चीजें जो बातें रखी गई हैं, जिसका जवाब विपक्ष मांग रहा था,
कि अमित शाह आके दें, उस पर बहुत सारी प्रतिक्रिया दिल्ली पुलिस ने अपनी कोर्ट में रखी है। बहुत सारे माननीय जो प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत कुछ अलग शब्दों का प्रयोग करते थे, उनकी भी भाषा बदली है। तो ओवरऑल आने वाले सिनेरियो में इतना ज़्यादा एक जेंजी को इस तरीके से लिया जा रहा है कि शायद देश का सिर्फ भविष्य नहीं, मुझे लगता है आगामी जो इलेक्शंस होंगे उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। और इसीलिए अब शायद जो सरकारें हैं वो ये समझ चुकी हैं कि इनको नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है, जो जितना सिनेरियो निकला। तो एक तो ये पार्ट की जेंजी की भूमिका बहुत अहम आने वाले समय में। दूसरी, दिल्ली पुलिस को लेकर जो बातें उठ रही थी विपक्ष की, जो अमित शाह से वो चाहते थे जवाब, उस पर जो बातें आई हैं वो कितनी सही और सटीक, क्योंकि मामला कोर्ट में है, कोई ऐसी टिप्पणी हम नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा इस पर टीम और जांच कमेटी बनाई जाएगी, हर पहलू पर बातचीत होगी। लेकिन जो बात रखी गई है क्या वो मानी जाए? हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी पूर्व मंत्री हैं कुंडरू पुष्पिल्ला मैम। कुंडरू पुष्पिल्ला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से मीशम जैदी हमारे साथ जुड़े हैं। मीशम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से रजनीश कौशिक हमारे साथ हैं। रजनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियदर्शी रंजन, अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संदीप जी आपसे। मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी। हाँ मैम। राखी जी, थोड़ा सा मुझे बाहर जाने का है फंक्शन में, थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है मैम, चलिए जरा सा बात करके निकल जाता। हाँ ठीक है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जाना चाहती हैं तो पहले आपकी प्रतिक्रिया आ जाएगी। मैम, दो सवाल हैं, पूरी चर्चा में दो ही सार हैं। एक तो ये, क्योंकि पूरा विपक्ष चाह रहा था कि सदन में आके अमित शाह जी दिल्ली पुलिस ने जो कुछ भी किया छात्रों के साथ, वहां जो हुआ उस पर अपनी बात रखें। वहां तो नहीं हो पाई, लेकिन दिल्ली की पुलिस ने जो अपने सारे वो चाहे वो कील वाली लाठी से लेकर हो, चाहे गन से लेकर हो, उन सारी चीजों को कोर्ट के सामने रखा। किरण रिजिजू ने भी आज इस बात को रख दिया है कि दिल्ली पुलिस की सराहना होनी चाहिए, उन्होंने जानबूझ करके कोई चीजें नहीं करी हैं। और वो जो कुछ ऐसे थे हिस्ट्री शीटर जो वहां आए थे, जो इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो एक बात ये कही है, इसे कैसे देखती हैं? क्योंकि मामला कोर्ट में रखा गया है तो एक जांच का विषय हो गया, लेकिन जो एक जवाब आप लोग चाहते थे वो जवाब आया है, तो क्या उससे संतुष्ट हैं? दूसरी चीज, जेंजी, चाहे झारखंड की बात करूं चाहे जंतर मंतर की, कितना बड़ा एक संदेश आने वाले समय में सरकारों के लिए? एक तो यूथ से अपन को चेतावनी मिल रहा है, अगर ऐसे ही हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम में हमारा सरकार, जो भी सरकार हो या स्टेट हो सेंट्रल हो, जो भी हो, इन लोगों का समस्या जो है ना, देश की समस्या मुद्दा जो यूथ का है, आज एजुकेशन में भी है ना, तो सही सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में ये फेल्यूर है। अगर कोई भी ऐसे ही करते रहेंगे, कल के दिन युवाओं का जो गुस्सा का अपन रोक नहीं पाएंगे। उसके लिए नाम कुछ भी लगाओ, इश्यू बेस्ड वो लोग चुन ले रहे हैं अपने आप को, जहां भी जाने के लिए रेडी हो गए यूथ। अभी इतने साल 80 इयर्स होने के बाद, इंडिपेंडेंस आने के बाद भी हमारा समस्या जहां का वहीं पड़े है। तो कोई ना कोई इसको आगे लेके जाना वाले होना चाहिए। आज 70% यूथ अभी समझ लिया है ये किसी का बस की बात नहीं है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट दो पार्टी में भी तो विभिन्न वॉइस निकाल रहे हैं। एक जो हमारा बीजेपी का सरकार है, वहां पर जो आरएसएस ने वहां के उन्होंने यूथ के लिए इतना पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहा है कि यूथ के लिए अच्छी बात कह रहा है। तो ये डिवाइड एंड रूल एंड डिवीजन पॉलिटिक्स खेलने के लिए यूथ तैयार नहीं है। हम उनका जो मकसद है, जो इधर का जो भी है ना, चेंजेस आना चाहिए। वो चेंजेस इतना देश को आगे लेके जाने के लिए, अभी भी स्टिल डेवलपमेंट कंट्री का रहने का शर्मिंदगी की बात है। जो कंट्रियां अपन से पीछे रहे थे, छोटी कंट्रियां आगे चली गए, आज कहीं की पहुंच गए। आज देश की दुस्थिति इतना गंदी बन गया है कि पूछने का लायक नहीं। कितनी बार जगह सिस्टम में, हर सिस्टम में फेल्यूर है। एजुकेशन सिस्टम तो इतना वेस्ट हो गया है कि पूछने का नहीं। किस लिए पढ़ना है बच्चे, किसके लिए सोचना है? आज उनके ऊपर जो भी हुआ था, हमला हुआ था, वो पुलिस वाला किसका सरकार था? सेंट्रल गवर्नमेंट का। हमेशा जी इसकी जिम्मेवार है। उन्होंने रिजाइन करने का डिमांड करना था वो बच्चे, मगर नहीं करा।
छोड़ दिया। आज सिस्टम को फेल करने में जो मंत्रियां रह के भी सिस्टम को संभालने में भी उसकी जो करने का काम नहीं निभा रहे ना, इसीलिए आज बच्चों के रूप में कुछ नाम लेके वो आगे आ गया। मेरा मतलब ये राखी जी, ये इंडिकेशन ऐसा जा रहा है कि कोई पार्टी को वो लोग मान रहा भी नहीं है और उसके ऊपर भरोसा उड़ गया है। इसीलिए बच्चे जो भी करने का है उनके माइंड में जो आता है वो इशू लेके जाएगा। आगे भी ऐसा डराव का माहौल बन के रहेगा, चाहे कोई भी नहीं रोक सकते इसको, ना कोर्ट नहीं रोक सकेंगे, ना पुलिस नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेशन आगे चले गया, बच्चों का गुस्सा से अनकंट्रोल हो गया। तो सरकार रह के भी ना सरकार का काम कर रहा है, आपन देखते रह जा रहे। हमारा जो पार्टियां बात कर रहे हैं, आपका अपोजिशन वाला, कांग्रेस वाला, आप उसमें उग्रवादी है, टेररिस्ट है, जो पूछने वाला कोई भी हो, यहाँ पर सरकार का क्या काम कर रहे हो? कोई भी क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है, जो मुद्दे के ऊपर बात करता है उसके ऊपर ईडी केसेस डाल देना, नहीं तो उसको जेल पे परेशानी करना। कुछ ना कुछ मोदी सरकार जब से आए हैं ये डराव पैदा कर दिया, बस इनको डराने वाला बच्चे आ गए। अभी तो मैं बोल रहा हूँ मैडम, मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहे मैं कांग्रेस पार्टी वाले हूँ, मैं कांग्रेस में भी रख के भी मैं बोल रहा हूँ, आगे यूथ को जो भी उनकी जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करे तो ये सरकार लोग आगे जाएंगे। अदरवाइज 2.5 years है, मोदी सरकार को डेंजरस है। अगर इनको सपोर्ट करने वाला ना पार्टी, कोई पार्टी वाला भी नहीं रहेगा। परसों जो हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था, बिना पार्टी का पेरेंट्स आए थे, बच्चे आए थे, उसमें पार्टी का भी नहीं है, मगर ये लोग उनको ऐसा कोशिश कर रहा है कि एक्सपोज करके ये इसका पार्टी है, उसका पार्टी है। ना 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 ना, ये पूरा जो है ना बच्चों का गुस्सा का रिजल्ट है। ठीक है, ये मैं बोलने चाह रही हूँ मैडम, अगर आगे भी जितना आप आगे, आपका जो राखी जी, आपका माइंड में जो भी है मुझे मालूम है, आप जो बोल रहे हैं ना, ये रॉन्ग नहीं, ये सही लग रहा है। जब तक गुस्सा जो ऊपर तक नहीं जाएगा तब अपन का गुस्सा किस लिए आता है? जब बुद्धा सॉल्व करे तो ना गुस्सा नहीं आता है। अब वो भाषा में भी अभी लोगों को ख्याल आ रहा है, जब पेट में गुस्सा आता है ना तो भाषा सही से कहाँ निकलेगा? तो माँ बाप का जो वहाँ दर्द मालूम होना है, उनको का दर्द मालूम होना है, तो ऑटोमेटिकली गुस्सा आएगा, तो वो गुस्सा ये रूप में बदल जाएगा। आगे डेमोक्रेसी को बचाना है तो ये सबक सीख के ये लोग, बच्चों का समस्या नहीं, पूरा देश का समस्या बहुत है। मुद्दा जितने वादा किए थे वो सब निभाना पड़ेगा, नहीं निकाले तो ये घर को जाना पड़ेगा। बस यही मेरे को बोलने है। थैंक यू सो मच, मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू सो मच, बाय। हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है, थैंक यू। संदीप जी सुन पा रहे मुझे? संदीप जी देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो बात आनी थी, अब वो विपक्ष है, उनका मत वैसा ही रहेगा, लेकिन हाँ, दो बातें तो देखिए बहुत सही हैं। मैं विपक्ष से तो आज ये पूछूंगी, और इसलिए पूछूंगी क्योंकि दिल्ली पुलिस को लेकर अमित शाह जी के जो जवाब जानना चाहते थे वो आज दिल्ली पुलिस ने रखे हैं। किरण रिजिजू जी ने उसका समर्थन भी किया है और सराहना की है। ठीक है, अब विपक्ष उस सराहना को एक्सेप्ट करे ना करे, या जो बातें रखी गई हैं कोर्ट में उनको एक्सेप्ट करे ना करे, वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में हुआ, या जंतर मंतर पे तो हम पहले बहुत बार बात कर चुके हैं, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में आप शायद जो किरण रिजिजू जी कह रहे हैं, या बाबा रामदेव ने कहा, या मोहन भागवत जी ने जो कहा, और कंगना रनौत बहुत कुछ गलत कह गई थी, बाद में जब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई तो उनके बयान भी बदल गए, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें इसलिए मजबूर कर रही हैं आज कहने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन है, बहुत सारे जेनजी इसमें से ऐसे होंगे जो आने वाले इलेक्शन में वोट डालेंगे, और ये बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो क्या ये मजबूरी हो गई है कि अब उनकी मांगों को माना जाए? क्योंकि पहले एक बार में, 2 बार में, 10 बार में तो ये चीज़ें नहीं हुई। चाहे पहला आंदोलन देखें, चाहे दूसरा देखें, वक्त लगा इन चीज़ों में। देखिए राकेश जी, पहली तो सबसे बड़ी बात है कि चाहे छात्र हो चाहे आम जनता हो, किसी के भी साथ यदि भारत में या किसी भी सरकार में गलत होता है तो वो अपनी आवाज उठाता है, इसमें कुछ दो राह नहीं। ठीक है, यदि लगता है कि उन्हें हमें हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, तो अपनी आवाज उठाते हैं। सरकार को कहीं लग सकता है, उसमें क्यों लग सकता है कि इन चीजों पे चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद एक कमेटी भी ना बने तो अंदर जो लोग होते हैं, जो सरकार में लोग हैं, वो बात करते हैं, उसके बाद उसका फैसला होता है। एकदम आज प्रतिक्रिया हुई और एकदम अगले दिन ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए, झारखंड में हमारी तो सरकार है, जेएम की सरकार है, और उसमें कांग्रेस वहां पे उनके साथ है, गठबंधन में कांग्रेस की लगभग 14-15 सीट, 16 सीट है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये मुद्दा वहां पे हुआ है, तो कहीं भी हो सकता है। बिहार में हमारी सरकार है, वहां हो सकता है, हुआ भी है।
और दिल्ली में तो सबको पता है। तो यदि ऐसा कोई मुद्दा आ रहा है तो उसे सरकार को, कोई भी सरकार को, मैं फिर कह रहा हूँ कि उसे सरकार को ध्यान देना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए, और यदि उनकी मांगे ठीक है तो उसे मानना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कंगना जी या कोई भी व्यक्ति किसी के भी खिलाफ, आम जनता के खिलाफ या छात्रों के खिलाफ गलत बोलता है तो उन्हें 10 बार सोचना चाहिए बोलने से पहले। मैं किसी के पक्ष में कभी नहीं खड़ा होता राखी जी। यदि वो गलत बोलते हैं किसी के भी पक्ष में, किसी के लिए नहीं, सॉरी, चाहे जनता के लिए चाहे छात्रों के लिए, तो बिल्कुल सरासर गलत है। उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि छात्र जो है वो भारत का एक हिस्सा है, आम जनता जो है भारत का एक हिस्सा है। और हम वोट देते हैं, एक आम व्यक्ति वोट देता है, जब नेता चुना जाता है तो उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए, फिर डिसीजन लेना चाहिए कि क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। सही कह रहे हैं तो उन्हें मानना चाहिए। मगर मेरा मानना यह है कि बहुत सारे लोग इस उसमें, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो कोई भी प्रोटेस्ट हो, उसमें लोग घुस जाते हैं, गलत न्यूसेंस अराजक लोग घुस जाते हैं, वो सब माहौल को खराब करते हैं। और मेरा मानना है आंदोलन होना चाहिए, मेरा अराजकता नहीं होनी चाहिए। आंदोलन के साथ ही अराजकता होगी तो उसमें दिक्कत होगी। उसमें सरकार कोई भी हो, चाहे झारखंड की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे केंद्र की हो, उसमें एक्शन लेगी, प्रशासन एक्शन लेगा। तो कहीं भी कोई भी ऐसा आंदोलन होता है तो आंदोलन का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति का, संस्था का, या जनता का, या छात्रों का, उनका बिल्कुल अधिकार है आंदोलन के लिए। उसमें कोई कोर कसर वाली बात नहीं है, ना मैं इसमें कोई इस चीज को कहता कि नहीं होना चाहिए। आंदोलन जब ही होता है जब कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें होती है, कोई परेशानी होती है, चाहे वो छात्रों को हो रही है, चाहे आम जनता को हो रही है। यदि छात्रों को परेशानी हो रही है, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, उनकी और भी कुछ समस्या है, तो उस पर उन्हें आंदोलन करना चाहिए, सरकार को जगाना चाहिए, सरकार को जागना चाहिए। सरकार को वो फैसले लेने चाहिए जो छात्र हित में है, वो जनता के हित में है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी सरकार को। मैं राकेश जी खुले मन से आपके इस राष्ट्रीय चैनल से बोल रहा हूँ कि कोई भी सरकार हो, यदि छात्रों की मांग सही है, जनता की मांग सही है, तो उसे मानना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, और उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी क्या गलती हो रही है। अब की बार गलती हुई है, क्योंकि देखिए असल में राकेश जी हो क्या रहा है, एक सिस्टम है ना चला आ रहा है पुराना, और पुराना चला आ रहा है सिस्टम, उसे सही करने में ज्यादा समय लग रहा है। एक तो होता है कि हम आए और आते हमने महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में, साल में हमने कर दिया, तो वो नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी गलतियां हैं। तो इसमें टाइम लग रहा है। टाइम लगने के साथ साथ जिस पे आंदोलन हो रहा है या इस पे जो इस तरह की बातें हो रही हैं, तो उस पे सरकार का ज्यादा एकदम ध्यान जा रहा है। तो सरकार को लगता है कि हाँ ये लोग सड़कों पर आ रहे हैं, तो हमें इस पे पूरी तरह ध्यान देना है। जबकि मेरा मानना है कि उसमें पहले बात होनी चाहिए। यदि ऐसा कुछ सुबह होती है, ऐसी कोई बात होती है, जैसे कि दिल्ली आंदोलन में भी हुआ, सरकार, मैं मानता हूँ सरकार थोड़ा लेट हुई उसमें, सरकार को जल्दी उस पर एक्शन लेना था। जो चीजें उन्हें दिखी कि हाँ ये चीज हो रही है और ये गलत हो रही है, ये सरकार की कमी है, या हमने जो आयोग बना रखा है, हमने जो संस्था बना रखी है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। मैं देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, ठीक है, उनका आंदोलन किया, उन्हें मांग थी वो दिया, मगर मेरा मानना है कि इस्तीफा देने से पहले उन्हें इतना तगड़ा एक्शन करना चाहिए था जिसमें वो लेट हुए या सरकार लेट हुई। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं आगे भी इस चीज को रखता हूँ कि मेरी सरकार हो या किसी भी सरकार हो, चाहे झारखंड की सरकार हो, उन्हें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कहीं कोई भी सुबुगाहट होती है आम जनता की, चाहे सड़क को लेके, पानी को लेके, या किसी भी को लेके, ये जो ढर्रा चला आ रहा है, जो मैं मानता हूँ, चाहे वो अधिकारियों का हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे नेताओं का हो, ये जो ढर्रा चला आ रहा है कि इस बात इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी, तो वो भाजपा की सरकार में नहीं होना चाहिए। उस पर बहुत ज्यादा कड़े एक्शन लेने चाहिए। जहाँ पे भी कोई गलतियां हो रही हैं उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी जनता को हम हैं किससे? हम जनता से हैं। हम जनता से, तो हम जनता को यदि हम उसे राहत नहीं देंगे, उसकी सहायता नहीं करेंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, हमारा भी रहना बेकार है राखी जी। तो मेरा मानना यह है कि हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी गलतियां प्रशासन से हो रही है, किसी नेता से हो रही है, किसी विधायक से हो रही है, किसी सांसद से हो रही है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जनता को विश्वास दिलाना चाहिए कि हम जनता के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं। छात्रों का आंदोलन, ठीक है संदीप जी, ठीक है, ऐसे नहीं हो। रजनीश जी 1 मिनट रुकिए, मैं सभी को प्रॉपर तरीके से समय दे रही हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा, है ना, पहला ही राउंड है अभी, दोबारा से समय मांगते मैं बिल्कुल देती। 1 सेकंड रुकिए, मीसम जी की प्रतिक्रिया है, उसके बाद आप बोलिएगा। मीसम जी मुझे सुन पा रहे हैं? मीसम जी? मैम मैं सुन रहा हूँ। मीसम जी मुझे ये बताइए, एक बात जो दिल्ली पुलिस ने अपनी जो पॉइंट्स रखे हैं कोर्ट में,
और उसका समर्थन भी किरण रिजिजू जी ने कहा कि हाँ, बल प्रयोग किया गया क्योंकि कुछ गलत तरीके के लोग आ गए थे, बैरिकेड्स को तोड़ रहे थे और कोई भी गन नहीं चलाई गई है। वो जो कील वाली लाठी की बात हो रही थी ना, जो हमने रील्स देखी, सारी चीज़ें देखी, उस पर कहा गया कुछ हिस्ट्री शीटर वहाँ घुस आए थे। इन सब इस तरह के तथ्य जो रखे गए हैं, अब यही जवाब अमित शाह जी से चाहिए था, लेकिन ये सारा जवाब जो निकला दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिसका समर्थन किरण रिजिजू कर रहे हैं, वो कोर्ट के अंदर गया है। एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं इस चीज को? क्या माने कि विपक्ष को इसका जवाब मिल गया है? क्या सही है? देखिए, सही गलत तो अब कोर्ट तय करेगा, लेकिन जो बात रखी गई है उसमें कितनी सच्चाई मानते? देखिए राखी जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली पुलिस नहीं है, सरकार। जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस होती है, और पुलिस भी वही भाषा बोलेगी जो सरकार बोल रही है। जब देश का प्रधानमंत्री ये बोलता है कि हमें दिमागी नक्सलों से बचना है, जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि हमारे अपने ही लोग आतंकवादी हैं, तो वही पुलिस बोल रही है। आप ये बताइए कि अगर उसके अंदर बाहरी लोग आ गए, अराजक तत्व लोग आ गए, तो ये किसकी जिम्मेदारी? सरकार की, पुलिस की। आपका फेलियर, आप मानिए हम फेल हो गए। जब हिंदुस्तान में पाकिस्तान से घुस के घुसपैठिए आ जाते और आप कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, देश लाल आंख दिखा देगा, 56 इंच का सीना है, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, तो परिंदा तो छोड़िए, आप अपने लोगों में नहीं सुरक्षा कर पा रहे हैं, अपने ही लोगों के अंदर अराजक तत्व आ रहे हैं, तो आप बोलिए कि आपका फेलियर है, आपका सिस्टम में, आपके दम नहीं है, आपके बचा ना, आपकी पुलिस में ना आपकी सरकार में। भाई दो बातें, दो हाथ में आप लड्डू लेकर के राखी जी, कैसे आप अपने आप को बचाव कर सकती हैं? आप बताइए ना भाई, या तो सही है या गलत है, या मुझसे गलती हो गई, या मैंने बहुत अच्छा किया, और मैंने बहुत अच्छा किया, तो कोर्ट में आप बताइए। आप कह रहे हैं, देखिए हुआ क्या, यहाँ उल्टा हो गया। जेन ज़ी का क्या है, देखिए ऐसा है कि एक टाइम रहा होगा, आप भी टीनेजर्स रही होंगी, हम भी टीनेजर्स रहे थे, उस टाइम पर कुछ और चीजें थी, आज कुछ और है, समय बदल रहा है, लोग बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो रहे हैं। आज बच्चा पैदा होते ही मोबाइल हाथ में ले लेता है और वो अपने मुट्ठी में ही लेकर के पूरी दुनिया के हालात जानने लगता है, उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोगों के जो पिताजी थे, वो धीरे धीरे धूप में बाल को पका करके सफेदी ला करके ये बताते थे कि ये बाल धूप में नहीं पके हैं। तो उसमें और आज की डेट में बहुत डिफरेंस हो गया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले किसानों के ऊपर बल इस्तेमाल किया। उनको देखिए, उनको क्या नहीं कहा, उनको आतंकवादी भी कहा, उनको परजीवी भी कहा, आतंकजीवी भी कहा, आंदोलनजीवी भी कहा, उनको जो कुछ कह सकते थे वो कहा। यही काम उन्होंने जेनजी के साथ किया, और जेनजी के साथ राखी जी उल्टा पड़ गया। उन्होंने सोचा कि इनको भी कहेंगे ये पाकिस्तान से आए हैं, ये इस तरह के परजीवी हैं, आतंकजीवी हैं, इनका काम ही है ये, इनके बाप दादा सब कांग्रेस में हैं, उन्होंने बच्चों को अपने छोड़ दिया है घरों से। वो उल्टा हो गया। हुआ ये कि यहाँ बीजेपी के मिनिस्टर्स के बच्चे आ गए। यहाँ जो पढ़ना चाहता है, देखिए ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में सब लोग गलत है, हाँ ये मान सकते हैं आप कि बीजेपी के जो नीतियां हैं, हम बीजेपी के किसी नेता के दुश्मन नहीं, हम किसी व्यक्तिगत किसी के, हम मोदी जी के व्यक्तिगत दुश्मन नहीं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर कोई पाकिस्तानी मेरे सामने आके मोदी जी के लिए कुछ कहेगा, मैं डिफेंस करूंगा मोदी जी का, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम अपने प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करते हैं, और जब हम नीतियों का विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं भाई जाहिर सी बात है कि आप इतनी बड़ी हुकूमत चला रहे हैं, तो आप में तानाशाही डेवलप हो जाती है, आप में राजशाही डेवलप हो जाती है। क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी पुलिस, मेरा 56 इंच का सीना, मेरे पास फौज, मैं हिंदुस्तान का राजा, और ये मुझे आंख दिखा रहा है, उसी आड़ में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। उसमें हमसे पैलेट गन्स चल जाती हैं, उसमें हमसे AK-47 चल जाती हैं, उसमें हमसे वाटर कैनन चल जाती है, उसमें हमसे जबानी जंग भी चल जाती है। अब उसके बाद अगर आप उसको माफी मांगते हैं, बड़े मन से कहें भाई मुझसे गलती हो गई, हमारी नीतियों में ये नहीं होना चाहिए था। देखिए आज की डेट में, अभी मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, लखनऊ के बालागंज के अंदर छोटे छोटे बच्चों ने जाम लगा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये संदेश दिया है, बाबा कावड़िया भी चलेगा, मंदिर मस्जिद भी रहेगा, पूजा पाठ भी होती रहेगी, शिक्षा भी जरूरी है, इधर भी आओ, वहां कहाँ भागे जा रहे हो? जब खड़े होते हो हमेशा धर्म, हिंदू मुस्लिम, ये मुल्ला, वो मौलाना, इसका पकड़ लो, इसको मारो। आपको कहने का मकसद ये है, ठीक है मुल्ला को भी मारो, मस्जिदें भी गिराओ, शमशान कब्रिस्तान भी करो, मगर थोड़ा इधर पढ़ाई पर भी ध्यान दे दो। बच्चों ने ये बताया, बच्चों ने और कुछ नहीं कहा, बच्चों ने कहा हमारे स्कूल्स बनवाओ। अरबों रुपया खर्चा करके भारतीय जनता पार्टी ने 7 स्टार सब जगह अपने पार्टी कार्यालय बना दिए।
एक सरकारी स्कूल को अगर बना देते तो हमें आपका विजन समझ में आता। हम कहते नहीं वहां बन रहे हैं, वहां स्कूल्स बन रहे हैं, 5 स्टार स्कूल बन रहे हैं, 7 स्टार स्कूल बन रहे हैं, काम हो रहा है, विजन है। कहीं कोई पढ़ाई की बात नहीं है राखी जी। ये बात आप नहीं मानेंगे, कांग्रेस की बात नहीं मानेंगे, समाजवादी पार्टी की बात नहीं मानेंगे, बच्चों की तो मानेंगे ना। अब बच्चों को भी आप बता देंगे कि जितने बच्चे बैठे हैं उनके पिताजी समाजवादी पार्टी में है, कांग्रेस में है, तो फिर पूरा भारत ही कहीं ना कहीं फिर आप सब में जोड़ दो। जो आपके खिलाफ खड़ा हो वो आपका दुश्मन हो गया, वो पाकिस्तान का आदमी हो गया। जो आपके फेवर में खड़ा हो गया वो आपके लिए अभी तक जो है वो बैठ करके आप पार्टी के नेता ये बताते थे बैठ करके कि भाई ये महंगा क्यों, ये सस्ता क्यों। आज वो आपकी पार्टी में आ गए, आपने उनको फट से ले लिया, उन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली, वो आपके लिए बोलने लग गए। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अगर आप गला दबाएंगे, लोकतंत्र का आप मुंह के ऊपर कपड़ा रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक्शन का रिएक्शन होगा। आज की डेट में जो कभी नहीं हुआ, बच्चों के द्वारा, जेंसी छोटे छोटे बच्चे, क्यों? क्योंकि बच्चों को ये मालूम है हमारे बड़े पर गोली चला देंगे, हमारे बड़ों को जेल भेज देंगे। तो इसलिए बच्चों ने सामने आकर के, और क्या मांग कर रहे हैं बच्चे? बात कर रहे हैं पढ़ाई की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के 2047 में कह रहे हैं कि हम विकसित देश बना देंगे, और उससे पहले की वीडियो है, नहीं बाबा, नहीं बाबा, ऐसे नहीं चलता है, 2050 किसने देखा है, हमको तो अभी को देखने का अपनी आंखों से, उतनी दूर नहीं जाने का। मतलब आप सोचिए कि आपको खुद ही नहीं पता कि आप कह के भूल जाते हैं, या तो आपको भूलने की बीमारी हो गई है, उम्र का असर आपके दिमाग पर हो गया है। आप खड़े होकर के आप बात कर रहे हैं भारत को विकसित बनाने की। आपको मैं बताऊं राखी जी, आप पूर्वांचल एक्सप्रेस पर चढ़ जाओ, ये जितने बनाए के एक्सप्रेस है, हर 10 किलोमीटर के बाद ये रोड नहीं बना पाए। बात कर रहे हैं विकसित भारत की, ठीक है, सारी रोडें गड्ढों में धंस करके टूट गई हैं। ये कौन जवाब देगा? ये कौन कहेगा? आप सरकार से मांगेंगे जवाब, आप देंगे। आज तक आपने बैठ करके किसी एक, आपने उसके बाद भी उल्टी सीधा कैमरा रख के अजीब चिड़बंगी टाइप में सेल्फी बना दी। अरे देश के प्रधानमंत्रियों, कैमरे का एंगल ठीक रखो। आपके ऊपर हमेशा मीम बनता कि जब तक आपके सामने टेलीप्रॉम्प्टर न रखा जाए आप बोल नहीं पाते। तो आप देश का एक पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा झूठा होने का और मीम का सबसे ज्यादा इल्जाम लगा है। आप गूगल पर सर्च करो, फौरन मोदी जी का नाम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो संदीप जी छवि, हाँ। आप इतने बड़े प्रधान, मैं एक बात और कह रहा था जल्दी से, हाँ। बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं, वो आपसे समय मांग रहे हैं उंगली उठा करके। ये दिल से बता दें, उंगली उठाने के बाद जो भी इनको जवाब देना है ये दें स्वेच्छा से, कोई बात नहीं, मगर साथ साथ ये भी बता दें कि देश का प्रधानमंत्री उल्टी सेल्फी से बनाएगा वीडियो। मतलब हम आप बैठे हैं बड़े सभ्य तरीके से, संदीप जी बैठे हैं, क्या बेहतरीन खूबसूरत हैंडसम आदमी लग रहे हैं, बढ़िया कैमरा का एंगल लगाए हैं, बड़ी सी कुर्सी में बैठे हैं, अच्छे से भाव मुस्कुरा रहे हैं, और देश का प्रधानमंत्री यूं सेल्फी लेकर के ऐसे उल्टी टेढ़ी रात के पता नहीं सोते में कि जागते में, और कह क्या रहे हैं, फिर वही मन की बात, फिर उस पर फिल्म बनना शुरू हो गया। अरे कम से कम कोई अच्छा कैमरामैन खड़ा कर लेते, अच्छे से आप बढ़िया बढ़िया सूट पहनते हैं, माशाल्लाह मशरूम की सब्जी खाते हैं, बेहतरीन चश्मा लगाते हैं, और चेहरा चमकता है आपका। 75 साल में हम तो कहते हैं 100-150 साल हमारा प्रधानमंत्री जिंदा रहे, जीवित रहे मोदी जी, और प्रधानमंत्री रहे, मगर कम से कम ऐसे प्रधानमंत्री रहे कि अगर हम किसी से बात करें तो हमारा मीम ना बनाया जाए, हम पर हंसी का हम पात्र ना बने। ठीक है, ठीक है मीसम जी, मैं इसका जवाब भी लूंगी, बाकी लोगों की प्रतिक्रिया आ जाए जरा मेन मुद्दे पे, उसके बाद बढ़ती हूँ। रजनीश जी, संदीप जी बस छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया, रुक जाइए। रजनीश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं मैं आप आपको। लोगों पे तो एक आज आरोप लगा है जो किरण रिजिजू की तरफ से आया है कि सीजेपी के जो फाउंडर हैं वो तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो फिर यहाँ पर इस तरह की बातें क्यों हो गई? छात्र नेता कब से हो गए? हम सिर्फ छात्रों की बात सुनेंगे, हम छात्रों का समर्थन करते हैं, ये पार्टी वाले यदि आए हैं या कभी उनके रहे हैं तो वो कब से छात्र नेता बन गए? तो मैं तो पूछना चाहती हूँ कि ये वाला सिनेरियो कहाँ से निकल कर आ गया? बड़ी खोजबीन की गई होगी तभी ये बात कही गई है। देखिए राखी जी, ये सिनेरियो जो आया है ना, वो पहली बार नहीं आया। मोदी जी और उनके जितने सिपह सालार हैं, चाहे किरण रिजिजू हो, वो उनके भक्त हैं, पिछले 12 सालों से लगातार वो मंत्री हैं, तो भक्ति करेंगे तभी तो मंत्री रहेंगे। मोदी जी का ये सिनेरियो रहा है, और उन्होंने बीजेपी के हर कार्यकर्ता को ये सिखा दिया है कि देश में कोई भी आंदोलन हमारे खिलाफ, सरकार के खिलाफ यदि खड़ा होता है
तो कैसे उस आंदोलन को डिफेंड करना है। आप देख लीजिए, जब किसानों का आंदोलन इस देश में शुरू हुआ, 13 महीने तक किसानों का आंदोलन चला। शुरू में इन्होंने उस आंदोलन को डिफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए क्या कहा कि ये तो खाली पंजाब के सिखों का आंदोलन है। फिर कहा ये तो सिर्फ हरियाणा के किसान भी उसमें जुड़ गए, तो कहा ये हरियाणा के सिर्फ जाटों का आंदोलन है और तो कोई इसमें जुड़ा नहीं हुआ है। और फिर पंजाब के किसानों को उन्होंने पाकिस्तानी तक भी कहना शुरू कर दिया। ऐसे ही जो शाहीन बाग में आंदोलन हुआ, उसे इन्होंने पाकिस्तान से जोड़ दिया कि ये तो शाहीन बाग में जो आंदोलन हो रहा है सीए के खिलाफ, वो पाकिस्तानी आंदोलन है। अब जो जेनजी आंदोलन शुरू हुआ, इसी में आप देख लीजिए, स्टार्टिंग में इन्होंने क्या कहा। स्टार्टिंग में इन्होंने कहा कि इस आंदोलन से जो जुड़े थे, जो वहां से तिब्बत से संबंधित थे, उनको क्या कहा इन्होंने कि ये तो चाइना के एजेंट रहे हैं, ये तो चाइना के एजेंट हैं। उससे भी बदनाम ये नहीं कर पाए आंदोलन को। अब जो छात्र हैं, उन्हें ये पाकिस्तानी तो कह नहीं सकते थे, उनके खिलाफ इनके पास कोई ऐसे हथियार थे नहीं कि जिनको ये कह दें कि छात्र तो पाकिस्तानी है या छात्र तो ये तो मुस्लिम है, मुस्लिम छात्र हैं। क्योंकि छात्र मीन्स छात्र, उसमें सभी वर्ग के छात्र थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी जातियों के छात्र इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर शामिल हुए। तो उन्हें बदनाम तो करने का इनके पास रजनीश जी, लेकिन एक नाम का जिक्र किया ना आज पूरी बातों में, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि वो उनका आम आदमी पार्टी से कोई कनेक्शन रहा क्या, मुझे ये बताइए आप। जी मैं अब लास्ट में मैं उसी पे आ रहा हूँ। लास्ट में नहीं सर, पहले और जब ये छात्रों मुद्दा है, देखिए आ रहा हूँ मैं उस पर। छात्रों के आंदोलन को जब ये बदनाम नहीं कर पाए ना, तब मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। रात के 12 बजे उन्होंने सेल्फी बनाई, बहुत ही, अब मैं क्या कहूँ, सड़ी सी शकल कहूँ या क्या कहूँ, उसमें उन्होंने सेल्फी बनाई, जबकि वो तो बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति के रूप में, अच्छी ड्रेस, 1 लाख रुपए की विदेशी घड़ी, 1 लाख रुपए का विदेशी पेन लगाकर और बढ़िया ड्रेस, 1 घंटे के लिए जो ड्रेस पहन लेते हैं दोबारा कभी उसे वो पहनते नहीं, ऐसे व्यक्ति हैं। और उन्होंने सेल्फी कैसे बनाई रात के समय? ये छात्रों से घबराहट थी, ये छात्रों से, उन जैनजी से घबराहट थी कि ये मेरी सत्ता को, हमारी सत्ता को उखाड़ना दे। क्योंकि श्रीलंका में क्या देखा, छात्रों ने ही उस पे आ जाइए। मोदी जी ने सेल्फी कैसी बनाई, वो अच्छे दिख रहे थे या गंदे दिख रहे थे, ये मेरी चर्चा का विषय नहीं है। मेरी चर्चा का 2 ही विषय है, एक तो आम आदमी पार्टी का उन्होंने जिक्र किया, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे लिया, वरना एक मेरा 2 ही कॉमन क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस ने जो बात रखी है कोर्ट में, क्या उससे आप लोग सहमत हैं? और फ्यूचर में जेनजी के लिए आज सकारात्मक टिप्पणियां क्यों? इससे इधर उधर मत होइए ना, अब रील कैसी बनाई, अच्छी बुराई, बुरी बनाई, छोड़ दीजिए। मैं पूछ रही हूँ, जिनका नाम लिया गया, क्या वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? है मींस हैं ही पूछ रही हूँ सर मैं, ऐसा बोला ही गया है, क्योंकि वो छात्र नहीं है, ऐसा कह रहे हैं कि आज अभिजीत दीपके इस आंदोलन को उठाने वाले और इस आंदोलन के मुख्य नेता अभिजीत दीपके रहे हैं। उन्होंने ही, जब सीजीआई ने एनजीओ वाले लोगों को ये कहा कि ये तो कॉकरोच हैं, जो सामाजिक संगठन चलाने वाले उन्हें कहा कॉकरोच हैं, तो अभिजीत दीपके ने इस टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर बात रखी और उन्होंने ही इस पूरे आंदोलन को क्रिएट किया और इनके द्वारा ही ये आंदोलन नेतृत्व, इनके में आंदोलन चलाया गया। अब क्योंकि आंदोलन इन्होंने चलाया और ये सफल आंदोलन साबित हुआ, तो ये क्या कहेंगे, वही पुरानी रणनीति है कि ये तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था अभिजीत दीपके, ये छात्र कैसे बन गया, इसने छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व कैसे करने की हिम्मत कर ली। तो अब इस तरह की बातें किरेन रिजिजू जी कहेंगे ही। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन ने सरकार की जड़ें हिला दी। 1% हम मान लीजिए, हम मान रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होना कोई गुनाह तो है नहीं, इस देश के वो नागरिक हैं, युवा हैं। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, किसी भी सामाजिक राजनीतिक संगठन का व्यक्ति लोगों की बात उठा सकता है, लोगों के मुद्दे उठा सकता है, उन मुद्दों को लेकर आंदोलन खड़ा कर सकता है, ये कोई गुनाह तो है नहीं। वो आम आदमी पार्टी के भी रहे हों
तो किरण रिजिजू को इससे क्या दिक्कत है? उन्होंने जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए और उसमें कामयाबी हासिल की और उन्हें पूरा देश आज सलाम कर रहा है। और आज वो सेकंड फेज में गांव गांव जा रहे हैं, गांव के स्कूलों को देख रहे हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो गांव के स्कूलों को विजिट कर रहे हैं, वहां पे क्या कमियां हैं, वो यूपी, वो बिहार, वो पश्चिम बंगाल, वो हर जगह जा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि सरकार है। तो वो उस आंदोलन के एक मुख्य जनक रहे हैं। यदि उन्होंने इस आंदोलन को इतना आगे बढ़ाया तो क्या गुनाह कर दिया, चाहे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही क्यों ना रहे हो। कोई भी व्यक्ति किसी न किसी संगठन से विचारधारा जुड़ जाती है ना, जुड़ के ही तो ऑब्जेक्शन आया होगा। विचारधारा जुड़ जाती है इसलिए ऑब्जेक्शन आया होगा। समझिए, यदि कोई भारतीय जनता पार्टी से ऐसा कोई व्यक्ति होता या किसी और पार्टी से होता ना जो इस चर्चा में निकल रहा था, तो सवाल उठ जाता। इसलिए मैं ये बात मैंने आपसे पूछी थी। ये बीजेपी जो है ना, विचारधारा क्या थी। आज वो किसी, ठीक है, आज वो एक अलग पार्टी के फाउंडर हैं, तमाम चीजें हैं। अच्छा, दूसरी चीज एक और मैं करेक्ट कर दूं कि यदि कर चुके हैं, नाम आया है, तो उसको एक्सेप्ट करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है इतनी देर से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, थे तो थे, चीजों को लेके गए, उस पर क्लियरिटी से बात रख दें, बार बार उसको घुमा फिर के मोदी जी पे आ जाना, मुझे ये समझ नहीं आया। एक बार क्वेश्चन दोहराना, क्या कहा आपने? सर, मैंने सिर्फ कुछ चीजों पे करेक्शन किया, क्वेश्चन मैंने आपसे कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मैं जल्दी से वापस आऊंगी। 2 मेहमान और हैं, जरा उनकी एक्सपर्ट व्यूज आ जाएं, वो इस विषय को कैसे देखते हैं, फिर मैं समय दे रहा हूं। संदीप जी, बस थोड़ा सा 2 मिनट और। ज़किया जी, मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल आवाज आ रही है। मैम देखिए, 2 बातें हैं और आप लोग मुझे लगता है बहुत बेहतर एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि पक्ष विपक्ष का अपना एक बात हो सकती है, लेकिन ये विषय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया आज क्योंकि दिल्ली पुलिस को लेके जो हमने रील्स देखी, जो हमने वहाँ अटैक देखे, जिस तरीके से टॉर्चर हुए वहाँ पे स्टूडेंट, उन लोगों को लेके बहुत सवाल उठाए गए थे। बहुत बड़ा मुद्दा था कि इस पे आके गृह मंत्री जवाब दे, गन किसने चलवाई, फिर सवाल आया चली ही नहीं, बहुत चीज़ें थी। आज जो पॉइंट्स रखे हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में तमाम चीज़ें रखी गई हैं, हर चीज़ पे क्लियरिटी रखी गई है। उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं भाई? विपक्ष ने तो कह दिया कि सरकार है तो सरकार के नुमाइंदे हैं, तो दिल्ली की पुलिस की जो सरकार है वो भी सरकार के अधीन ही है, तो वो तो वैसे ही राग अलापेंगे। लेकिन जो बात रखी गई है, क्या हम विश्वास करें? खाकी वर्दी तो ठीक है, समझ में आई, लेकिन सिविल ड्रेस में जो थे उन पे सवाल उठा। यहाँ उन्होंने अपना तर्क दिया है पुलिस ने कि सिविल ड्रेस में भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, वो मॉनिटरिंग करते हैं, चीज़ों को पकड़ते हैं, पर उस पर भी सवाल था। तो कैसे इसको देखती हैं? और फ्यूचर क्या वाकई लग रहा है जो सकारात्मक टिप्पणी जो अब आ रही है माननीयों की, वो फ्यूचर के इलेक्शंस की एक बड़ी रणनीति है? देखो राखी, सबसे पहले तो मैं इसका जवाब दे दूं जो तुमने पहले क्वेश्चन किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की एक बहुत बड़ी इज्जत और बच्चों के साथ साथ देशवासियों की इज्जत के साथ भी जुड़ा है। क्योंकि अगर सिविल ड्रेस पे उन्होंने बच्चियों को घेरा तो आप फिर उसे आइडेंटिफाई कीजिए और सामने लाइए समाज के कि इस तरह के सुरक्षा के नाम पे इस तरह के लोग भी हमारे पुलिस महकमे में शामिल हैं जो बच्चियों को इस तरह से हराश कर सकते हैं। और फिर उसको डिफेंड करने के लिए पूरा पुलिस महकमा के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट भी शामिल हो रही है। ये बहुत ही अफसोसनाक स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मेरे साथ जितनी भी मेरे आइडियोलॉजी को इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं वो भी कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। रही बात पॉलिटिकली क्या इस चीज की डिफेंड है, देखो एक चीज याद रखो कि कहीं आज बंगाल में जो हुआ, एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया यही प्रोटेस्ट के दौरान, और जब उस बच्चे से पूछा गया तो उसने क्या कहा कि मुझे कोई भी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे आप सिर्फ एक अच्छा स्कूल बनवा दीजिए, क्योंकि मेरी जिंदगी या मेरे पेरेंट्स की जिंदगी कोई अहमियत नहीं रखती है, मेरे देश के स्कूल जिससे हमारे बच्चे आगे पढ़ के निकल सके वो अहमियत रखता है। कितनी बड़ी सोच को उस बच्चे ने अपने अल्फाजों में बोला, उसके सामने तो बड़े बड़े नेता फेल हो गए हैं। क्या हमारे समाज को इस तरह की सोच वाले नेता नहीं चाहिए? मतलब इसी विचारधारा से पता चल रहा है कि हमारे आने वाले भविष्य के लीडर्स कितने उन्नत हैं। अभी तक तो हम लोग सिर्फ जेनजी की बात कर रहे थे, अब जेन अल्फा किस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी देखने को मिला, किस तरह से वो उन्होंने अपने स्कूलों की चीजों को ला के दिखाया, किस तरह से वो बच्चे जो अपनी अल्फाजों को नहीं रख सकते हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे इतने खूबसूरती तरीके से अपने प्रोटेस्ट को बयान कर रहे हैं कि हमारे को इस तरह से स्कूल में ये पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, हाथ बता के दिखा के, मतलब
जस्ट इमेजिन कि हर एक बच्चे की जरूरत, जो मूलभूत जरूरत है, एक सरकार की सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सड़क तो बाद में आती है यार, पढ़ाई पहले आती है, पहले आपका सेहत आता है, पहले आपकी पढ़ाई आती है, उसके बाद फिर सड़क आती है। और आप एक बात बोलो कि हमारे कैट के रिपोर्ट को तो कोई नहीं झुटला सकता ना। ठीक है, मैं गलत बोल सकती हूँ, यहाँ पे बैठे हुए जितने प्रवक्ता हैं वो गलत बोल सकते हैं, लेकिन जो कैट की रिपोर्ट आई है कि इतने सारे हजारों हजार इन्होंने आवास योजना में इन्वेस्टमेंट दिखाया है, इतना 17,000 करोड़, बेटा ऑफ करो, 17,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल हुआ। उसमें से इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? उसमें से इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन्होंने जो किया था दैट वाज ओनली 14 समथिंग, यानी एक्सपेंडिचर सिर्फ 2,800 करोड़ का हुआ, यानी 14 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई। हमें बजट पेश किया जाता है, हमें ना सपना दिखाया जाता है कि इतने इतने बजट हमने पास किए हैं, इस बजट पे हम काम करेंगे। एजुकेशन के बजट को तो इन्होंने इनफैक्ट डिक्रीज कर दिया, लेकिन जो बजट को इन्होंने इंक्रीज भी किया उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? वो पैसा कहाँ गया? सरकार के खाते में अभी तक क्यों पड़ा है? और पड़ा है तो, अगर नहीं पड़ा है तो कहाँ खर्चा हुआ? इस चीज की कोई ये नहीं है। तो मतलब आप क्या क्या चीज को आइडेंटिफाई करके डिनायल करेंगे? आप कितनी चीजों को डिनायल करेंगे? आप इसके वाटर के, जो कि पानी एक हमारी मूलभूत सोर्स है, उसका आप ले लीजिए। इवन जो एजुकेशन में सिर्फ 1,070 या कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट बजट में आया था, उसमें भी 70 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई। तो मतलब आपको पता नहीं है, जबकि स्कूल में एक टीचर पूरे स्कूल को चला रही है, ना पंखा है, ना कुर्सी है, ना कुछ है। ऐसे कॉलेजेस बने हैं जिन्हें दिखाने के लिए पूरी नर्सिंग होम चल रही है, सारे डॉक्टर्स की इन्वेस्टमेंट चल रही है, और ऑन प्लेटफॉर्म वहां पे बैरन जमीन है। क्या क्या चीज हमने नहीं देखी और क्या क्या चीज न्यूज में हाईलाइट नहीं हुई? हमारा बात गलत हो सकता है, सब चीज का मतलब हकीकत को कितना डिनायल करेंगे? आप इसी तरह से कोर्ट में जाके प्रेजेंट होके सीधे बोलती हैं कि हाँ ठीक है, मैं वहां पे कुछ गलत उग्र लोग पहुंच गए थे, ठीक है वहां पे गलत उग्र लोग पहुंच गए थे, लेकिन वो वीडियो का क्या कहा जाए कि जो ट्रक में भर के ढेले को रातों रात रखा गया, वो किस उग्र के साथ रखा गया था और क्यों? बच्चे को पता चल गया, वहां के सारे प्रोटेस्टर को पता चल गया, पुलिस को क्यों नहीं पता चला? कितनी बड़ी सवाल है, ये सवाल का जवाब कौन देगा? वहां पे तोड़ी हुई गाड़ियों को रखा गया रातों रात। उस रातों रात गाड़ी को रखने का मतलब क्या था? यानी जामिया से, ओखला से, बदरपुर से रैंडमली बच्चों को उठाया गया है सीजेपी प्रोटेस्ट के नाम पे, रैंडमली। उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी सेफ्टी, उनकी चीजों को अब कौन देखेगा? जो प्रोटेस्ट में नहीं भी थे उनके बच्चों को उठाया गया है। और भी बहुत सारे सवाल हैं। अब दूसरे जवाब पे आ जाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि हमारे आने वाला भविष्य क्लियर है। राखी, उन्होंने अपना, वो बोलते हैं ना, लोहा मनवा लिया, एंड यही साबित करता है कि देश में वो जो स्प्रिंग के जैसे आप दबा रहे थे ना, अब उसके उछाल का टाइम आ चुका है। एंड दिस इज द टाइम, दिस इज द रेड अलर्ट, रेड अलर्ट फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट जस्ट वन, everyone who is asking the vote for any non-responsible pattern. आप अगर रिलीजन के नाम पे, कास्टिज्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जातिवाद के नाम पे कर रहे हैं, तो अभी आपके लिए सोचने का टाइम आ चुका है कि आपको एक्चुअल में क्या काम करना है, और 5 साल के अकाउंटेबिलिटी के नाम पे आप काम के बेसिस पे कितना वोट आप ले सकते हैं। एक और चीज मैं जोड़ती चलूं, दिल्ली SIR हो चुकी है, 43 लाख वोट कर चुके हैं, 45 लाख। अब इसके आगे हम लोग कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जिसमें से किसका किसका वोट कटा है, आई डोंट नो, ठीक है ना? और हम लोग कितने सेकंड क्लास सिटीजन बन चुके हैं, हमें खुद अभी नहीं पता है, वो कुछ दिन में पता चलेगा। ठीक है, प्रदर्शी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। प्रदर्शी जी, इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि मूल रूप से ये 2 ही सवाल संसद में उठे
और दूसरा तो खैर फ्यूचर की राजनीति की जहां तक बात है, क्योंकि इलेक्शन है। और ये बात भी सही है, जो माननीय पहले इन जेनजी को बहुत कुछ खरी खोटी सुनाते थे, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, वो कोई भी हो। आप बाबा रामदेव जी के अलग विचार आ गए, मोहन भागवत जी के अलग आ गए हैं, किरण रिजिजू जी आज बहुत अलग बोल रहे हैं, कंगना का जिक्र आ ही चुका है, उनको तो खैर मैं इस जगह पे नहीं काउंट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत अलग तरीके से आज का विषय है। तो ओवरऑल सिनेरियो क्या वाकई माना जाए कि इतनी बड़ी ताकत सामने रखी है कि सरकार की फजीहत करके रख दी है, और आने वाले समय में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने में। और दूसरा सर, आपसे भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया उसी पे, दिल्ली पुलिस ने जो अपने पॉइंट्स रखे हैं, क्या वो सही है जिसका समर्थन किरण रिजिजू कर रहे हैं? क्योंकि उस पर बहुत बवाल हुआ, सदन में भी सब चाहते थे अमित शाह उस पर बात रखे, पर वो बात आ नहीं पाई थी। देखिए राखी जी, ऐसा है, ये जो जेनजी का आंदोलन है, इससे सभी सरकारें डरी हुई दिख रही है। डरना चाहिए, सभी सरकारों को डरना चाहिए। ये जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो रहा है छात्र जेनजी के द्वारा जो किया जा रहा है, देश की ये जरूरत, विपक्ष शून्य था और घोषित तौर पर सभी पार्टियों के भीतर एक तरीके से समझौता था कि हम लोग एक ही ट्रेंड पर काम करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, एक ही रवैये के साथ काम करेंगे, एक दूसरे पर थोड़ा बहुत कीचड़ उछाल लेंगे। आप देखिए, जेनजी का जो आंदोलन हुआ, क्या किसी पार्टी विशेष की सरकार के खिलाफ था? नहीं। अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार के खिलाफ था, तो कांग्रेस के सहयोग से चल रही झारखंड सरकार के खिलाफ भी जेनजीओ ने आंदोलन किया। केरला में भी मूवमेंट हुआ, कर्नाटक, कई राज्य रहे जहां पर या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, उन तमाम राज्यों में जेनजीओ का आंदोलन हुआ। तो इसको इस तरीके से देखना कि एक पार्टी विशेष के तौर पर हो रहा है और किसी सरकार विशेष के खिलाफ हो रहा है, मैं ये नहीं मानता। मैं मानता हूं जो आप राखी जी कह रही हैं, ये जो जेनजी का आंदोलन है ना, ये एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर आगे बढ़ना है, और प्रेशर ग्रुप के तौर पर आगे बढ़ने के साथ साथ ये किसी के नेतृत्व में नहीं। एक मैं महत्वपूर्ण चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग क्रेडिट ले रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी भी इसका क्रेडिट ले रही है कि मैंने मूवमेंट करा दिया नीट के मामले पर, लेकिन ये गलत है। सच ये है कि ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जिसका पॉलिटिकल माइलेज कुछ लोगों ने लेने की कोशिश की। अच्छा, अगर कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में कराया तो झारखंड में किसने कराया? झारखंड का भी क्रेडिट फिर कॉकरोच जनता पार्टी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल क्रेडिट लेना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि किसी को क्रेडिट मत दीजिए, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। कुछ लोग इसकी निगेटिव क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं अपने राजनीतिक मुनाफे के लिए। दूसरी बात ये राखी जी, जो आप कह रहे थे कि बदले बदले से जनाब के सुर है, जो कल तक जेनजी को क्या क्या नहीं बोल रहे थे, आज बहुत सलीके से पेश आ रहे हैं। तो उसके पीछे जो आप कह रही हैं सरकार हिलने का डर है, सही बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब उभर रही थी, मैं उस समय रीड कर रहा था 2014 से पहले, तो मेरा एक अनुमान बना कि कोई भी पार्टी का भविष्य तभी हो सकता है जब उसके साथ नए लोग जुड़े। 2014, 2013, 2012 और उसके कुछ सालों के बाद का दौर याद करिए। सभी को याद है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति युवाओं का रुझान था। नरेंद्र मोदी का बोलबाला किसने तय किया इस देश में? युवाओं ने शुरू किया। युवाओं के बीच में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हुई, तब जाकर के वो देश के इतने बड़े नेता बने। तो जिनकी लोकप्रियता युवाओं के बीच में होगी, वो लोकप्रिय नेता होंगे। और जिस पार्टी की लोकप्रियता जेनजी जिसको आज कह रहे हैं, मैं उसको युवा कह रहा हूं, युवाओं के बीच में होगी, वो पार्टी बड़ी पार्टी होगी, उसी पार्टी का भविष्य होगा। तो आज नया कैडर जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ उस तरीके से नहीं जुड़ रहा है। जेनजी कई सवाल कर रहे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी का लॉजिक काम नहीं कर रहा है वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया कि जिस ताकत के बूते हम आए हैं, वही ताकत विरोध न करे, सिर्फ न्यूट्रल हो जाए, तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। इसीलिए मोहन भागवत जी जान, नेक्स्ट जनरेशन को अगर साथ करके रखना है, आरएसएस को बचाए रखना है, भविष्य आरएसएस का रहे, आने वाली पीढ़ियां आरएसएस को किस रूप में याद करे, तो उसके लिए जरूरी है कि युवाओं के साथ आपको खड़ा होते हुए दिखना चाहिए। वरना आरएसएस भी तो खलनायक के तौर पर पेश आएगी। कहा जाता है ना, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के करीबी हैं, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी तब हुआ जब आरएसएस के बड़े नेताओं ने मुंह खोला
कि भैया हद हो गई है, अब जाकर के इस्तीफा हुआ, इस्तीफा नहीं हो रहा था। तो कई सारे सवाल आरएसएस पर भी उठते। और ये जो जनरेशन है, जो जेन जी जिसको आप कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में तो आरएसएस को एक विलेन के तौर पर देखता। तो आरएसएस भी नहीं चाहती है कि आने वाले जनरेशन के बीच में उसकी छवि विलेन वाली रहे, इसीलिए ये चीजें की जा रही है। हालांकि मैं एक तर्क और देना चाहता हूं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ विलेन मान रहे हैं दिल्ली में, मैं मानता हूं कि जिस तरीके से अराजक शक्तियां इसमें शामिल थी, इस मूवमेंट का गलत फायदा उठाने के लिए, अगर ये गलत लोग संसद में पहुंच जाते तब क्या स्थिति होती। जरा कल्पना करके देखिए कि अगर ये 2200 जो क्रिमिनल थे, हार्डकोर क्रिमिनल्स कहे जा रहे हैं, अगर ये लोग, इनमें से आधे लोग भी अगर संसद भवन में घुस जाते, संसद चल रहा था, संसद परिसर में घुस जाते, तो फिर हालात क्या होते। सोच करके देखिए, फिर क्या ये बहस हो रही होती कि लाठियां चली है, पुलिस ने छात्रों को खदेड़ दिया है, ये सारी चीजें होती, विषय बदल चुका होता। तब ये कहा गया, तब ये इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे होते कि क्यों नहीं छात्रों को खदेड़ा गया, क्यों संसद तक छात्रों को पहुंचने दिया गया, तब इस पर चर्चा हो रही होती। तो दोनों पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। राखी जी, बिल्कुल, समय बहुत हो गया। संदीप जी बिल्कुल 10 सेकंड में बोल दीजिएगा। चर्चा का समय आज बहुत ऊपर चला गया क्योंकि मेहमान कई सारे थे और चर्चा भी बहुत लंबी। हाँ, बोलिए, जल्दी से बोलिए। पहली बार आगे जी हुआ ऐसा, 9 बज गए। देखिए, जयदी जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, धन्यवाद उनका, पहली बार उनसे भेंट हुई है, पहली बार वो डिबेट में मेरे साथ रहे, बड़ा अच्छा बोलते हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या है, न्यूट्रल बोले, प्रधानमंत्री जी के लिए बोले, देश के लिए बोले, ठीक है, मेरा ही मानना ये है। मगर मैं एक बात कहकर समाप्त करता हूँ। देखिए, वो लोग जो थे बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे, वो लोग जो थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे, वो लोग जो थे जो अराजकता फैला रहे थे, हम सिर्फ उनके खिलाफ हैं। हमारी पार्टी उनके खिलाफ है, हमारी सरकार उनके खिलाफ है, छात्र के खिलाफ ना थी, कभी ना है, ना होगी। मेरा मानना फिर ये, लास्ट बार मैं अपनी बात कहकर समाप्त करता हूँ। ठीक है संदीप जी, ठीक है सर, रोकूंगी क्योंकि समय बहुत हो गया है। रजनीश जी वापस नहीं आ पाऊंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, जितनी भी बात निकल कर आई है, 2-3 सवालों पे आज भी वही सवाल खड़े होते हैं कि छात्रों को लेकर जो बयानबाजी की गई, जो बात की गई, क्या वो सही थी। अब क्योंकि देखिए, दिल्ली पुलिस को जो अपने पॉइंट्स रखने थे, उन्होंने बहुत 6 पॉइंट्स के साथ अपने बात को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया है। निर्णय वहां से होगा, जांच वहां से होंगी, तमाम चीजें आएंगी, तब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप आरोप लगाते रहिए, लेकिन जेनजी ने अपनी ताकत जरूर दिखाई है, चाहे झारखंड की बात करें, चाहे जंतर मंतर की, और इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। इस चर्चा से भी जो एक पॉइंट निकल कर आया, आने वाले जो इलेक्शंस होंगे उसकी रणनीति वाकई बहुत अलग तरीके से तैयार करने की राजनीतिक दलों को जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।